इस क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनता है। इसके लिए अगर 2 सेल्ड पोलन ग्रेन बनाना है तो हमें एक माइटोसिस करना पड़ेगा, और वो माइटोसिस भी कैसा होता है बेटा, अनइक्वल माइटोसिस होता है। कैसा होता है? अनइक्वल। और उसके बाद जब 3 सेल्ड पोलन ग्रेन बनना होता है तो सेकेंड माइटोसिस होता है, लेकिन दैट मे बी बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर पॉलिनेशन और आफ्टर पॉलिनेशन, वो डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर। अब एक चीज़ ध्यान देना जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो एंजियोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट होता है, इट इज हाईली रिड्यूस्ड। हाईली रिड्यूस्ड क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि ज़्यादातर केसेस में 60% स्टेजेस में मेल गैमेटोफाइट में बिफोर पॉलिनेशन 2 सेल्ड स्टेज होती है। और ये 2 सेल कौन कौन सी होती है? जो लार्जर सेल है इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल। लार्जर सेल को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल, या इसी को बेटा हम ट्यूब सेल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्यूब सेल। और जो स्मॉलर सेल है इसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव मतलब नेक्स्ट जनरेशन बनाने वाली सेल, ठीक है, दैट मीन जो मेल गैमेट बनाएगी, ठीक है। तो क्योंकि इनके मेल गैमेटोफाइट में सिर्फ 2 सेल्स होती है, आफ्टर पॉलिनेशन 3 सेल हो जाएंगी, तो इनका जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है। कैसा होता है? हाईली रिड्यूस्ड, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम यही ले लेते हैं कि जो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से पार्ट? एक तो इसकी वॉल लेयर और दूसरा है इसकी सेल्स। पहला पार्ट तो है इसकी वॉल लेयर और दूसरा है इसकी सेल्स। तो वॉल लेयर पोलन ग्रेन में 2 होती है। आउटर वॉल लेयर को हम कहते हैं एक्साइन और इनर वॉल लेयर को हम कहते हैं बेटा इंटाइन। तो 2 तो है वॉल लेयर और 2 है सेल। सेल कौन कौन सी हम पढ़ चुके हैं? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, ठीक है। पोलन ग्रेन जो होता है इट इज स्फेरिकल इन आउटलाइन, ये चीज ध्यान रखना। और दोनों लेयर को मिला करके हम कहते हैं स्पोरोडर्म, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रहे। अब हम सबसे पहले इसकी वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में डिफरेंस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, वेजिटेटिव सेल बड़ी सेल है और जनरेटिव सेल छोटी सेल है। किसकी छोटी सेल है? पोलन ग्रेन की, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का रिलेशन कैसे है? जैसे एक पानी का टब है हमारे पास, अब पानी के भरे हुए टब में हमने एक बॉल को डाल दिया, और बॉल कैसी? जो उस टब के फ्लूइड में फ्रीली फ्लोट करे। वैसे ही क्या है, बॉल की तरह बिहेव कर रही है जनरेटिव सेल, क्योंकि जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करती है, और बॉल को छोड़कर बाकी सारा कंटेंट किसका है? वेजिटेटिव सेल का। तो वेजिटेटिव सेल बड़ी सेल है और जनरेटिव सेल छोटी सेल है। दूसरा डिफरेंस क्या है? वेजिटेटिव सेल को अगर आप देखोगे तो इसका जो न्यूक्लियस है ये इर्रेगुलर इन शेप है। कैसी शेप का है? इर्रेगुलर शेप का है, ठीक है। इर्रेगुलर न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट है, जबकि जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस तो ऐसा है नहीं। हालांकि जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट है, मतलब क्लियरली विजिबल है, लेकिन इर्रेगुलर नहीं है, जो नॉर्मल शेप होती है वैसा है। अगला डिफरेंस क्या है? वेजिटेटिव सेल्स में ये आपको वैक्यूल्स देखने को मिल रहे होंगे कि इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जनरेटिव सेल में हमने कहीं पे भी वैक्यूल नहीं बनाया है। इसका मतलब वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म कैसा होता है? वैक्यूलेटेड, जिसमें वैक्यूल है। और जनरेटिव सेल का साइटोप्लाज्म कैसा है? डेंस। कैसा साइटोप्लाज्म है? डेंस। डेंस मतलब जिसमें वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है। जनरेटिव सेल की शेप होती है स्पिंडल शेप्ड। कैसी शेप है? ये देखो स्पिंडल शेप की है। कैसी शेप की है? स्पिंडल शेप। अब हम आते हैं इसकी वॉल लेयर के ऊपर।
तो ये जो ब्लू कलर में वॉल लेयर मैंने दिखाई है ये कहलाती है एक्साइन वॉल लेयर, और इससे इनर वाली जो लेयर है इट इज कॉल्ड एंटाइन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ध्यान से देखना। अगर आप एंटाइन लेयर को देखो तो देखो एंटाइन लेयर थ्रू आउट पोलन ग्रेन प्रेजेंट है। ये तो एक कॉन्टिन्यूस लेयर है। कैसी लेयर है? एंटाइन कैसी लेयर है? कॉन्टिन्यूस लेयर है, कॉन्टिन्यूस लेयर है। अब एक्साइन को देखो, यहाँ पे एक्साइन प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब एक्साइन जो लेयर है वो कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं बनाती है। ये कैसी लेयर बनाती है? एट फॉर्म डिसकॉन्टिन्यूस लेयर। कैसी लेयर बनाती है बेटा? डिसकॉन्टिन्यूस लेयर बनाती है। जबकि एंटाइन कैसी बनाती है? कॉन्टिन्यूस लेयर बनाती है। एक्साइन कैसे बनाती है? डिसकॉन्टिन्यूस लेयर बनाती है। ठीक है, एंटाइन कॉन्टिन्यूस, एक्साइन डिसकॉन्टिन्यूस, ये चीज ध्यान रखना। एक्साइन डिसकॉन्टिन्यूस क्यों है? क्योंकि जगह जगह पे एक्साइन एब्सेंट है, और जहां पे एक्साइन एब्सेंट होती है उस रीजन को हम कहते हैं जर्म पोर। जर्म पोर क्या है? जर्म पोर वो रीजन है जहां से जब ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो पोलन ट्यूबराइज होती है। अब जर्म पोर का नंबर कितना बनाना है ध्यान से देखिए। अगर आप एक मोनोकॉट प्लांट को स्टडी करोगे, उसके पोलन ग्रेन को लोगे तो उनके पोलन ग्रेन में सिर्फ एक ही जर्म पोर होता है। कितने जर्म पोर होते हैं? एक जर्म पोर। लेकिन अगर आप डाइकोट प्लांट को लोगे तो उनके पोलन ग्रेन में 3 जर्म पोर होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 दिखाए हैं। इसका मतलब ये किसका पोलन ग्रेन मैंने दिखाया है? डाइकोट का। किसका दिखाया है? डाइकोट का। जिस पोलन ग्रेन में 3 जर्म पोर्स होते हैं उस पोलन ग्रेन को हम कहते हैं ट्राइकॉल्पेट। क्या कहेंगे बेटा? ट्राइकॉल्पेट। और जिसके अंदर एक जर्म पोर होता है उसको हम कहते हैं बेटा मोनोकॉल्पेट। क्या कहते हैं? मोनोकॉल्पेट। ठीक है। एक्साइन जो लेयर होती है ये हार्ड होती है, और एंटाइन लेयर कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। ध्यान रखना, एक्साइन हार्ड होती है, एंटाइन सॉफ्ट होती है। कंपोजिशन की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एक्साइन हार्ड क्यों होती है? क्योंकि ये किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है स्पोरोपोलेनिन की। और स्पोरोपोलेनिन क्या है? वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल। ये सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल है। और मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक स्पोरोपोलेनिन को ना तो हाई टेम्परेचर डिग्रेड कर सकता है, ना ही लो टेम्परेचर, ना ही एल्कलाइन पीएच डिग्रेड इसको कर पाई है, ना ही एसिडिक पीएच डिग्रेड कर पाई है। और अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दे। हो सकता है इन फ्यूचर हम कोई आइडेंटिफाई कर ले, लेकिन अब तक हमारे पास कोई नहीं। जबकि एंटाइन की वॉल लेयर बनी होती है पैक्टिन एंड सेलुलोज की। एंटाइन की वॉल लेयर किसकी बनी है? पैक्टिन एंड सेलुलोज की। इसको हम कहते हैं पैक्टोसेलुलोजिक। क्या कहते हैं बेटा? पैक्टोसेलुलोजिक। तो ये आपका मेन डिफरेंस था पोलन ग्रेन को लेकर के। वॉल लेयर्स होगी आपकी और इसकी सेल्स होगी। अब एक चीज ध्यान देना, अब आता है लोकेशन ऑफ जनरेटिव सेल, कि जनरेटिव सेल की लोकेशन क्या होगी, जनरेटिव सेल कहाँ पे लोकेटेड होगी। तो जैसा कि मैंने कहा जनरेटिव सेल कहाँ लोकेटेड होगी, ये तो बॉल की तरह बिहेव कर रही है जो पानी के अंदर फ्रीली फ्लोट करेगी। इसका मतलब इट लाई फ्रीली इन द cytoplasm of vegetative cell।
एट लाइव फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। अब पोलन ग्रेन में हमने 2 सेल्ड स्टेज तक पढ़ लिया। तो जब पोलन ग्रेन का डाइसेंस होगा, डाइसेंस ऑफ पोलन, डाइसेंस ऑफ पोलन मतलब एंथर की वॉल रप्चर हो जाए और पोलन ग्रेन रिलीज हो जाए, पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाए। तो पॉलिनेशन के टाइम पे पॉलिनेशन के टाइम पे 60% प्लांट में 2 सेल स्टेज होती है, मतलब 2 ही सेल स्टेज होती है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। और रिमेनिंग में जब पॉलिनेशन होता है उस टाइम पे पोलन ग्रेन में 3 सेल्स होती हैं। 3 सेल्स कैसे? जनरेटिव सेल सेकंड माइटोसिस कर जाएगा और जनरेटिव सेल की जगह पे 2 मेल गैमेट होंगे। तो एक तो वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट, क्योंकि एक मेल गैमेट के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड लिटिल बिट साइटोप्लाज्म में डिपॉजिटेड होता है। तो एक मेल गैमेट को हम एक सेल के बराबर काउंट करते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन के टाइम पे 60% एंजियोस्पर्म में तो 2 सेल्स होती है और 40% में पॉलिनेशन से पहले ही सेकंड माइटोसिस हो जाता है और बाकी में पॉलिनेशन के बाद सेकंड माइटोसिस होता है। तो ये था आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन का बनना और पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। स्टैमेन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका आज कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास में हम पिस्टिल का पार्ट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। कल की क्लास में आपका आई थिंक एंजियोस्पर्मिक प्लांट आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर हम आगे से फिर मॉर्फोलॉजी को स्टार्ट करेंगे।